हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा। तो मैंने अपने चैनल पर पहले ही दो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी साइंस हम कवर कर रहे हैं अपने सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। और ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास में, तो हमें जल्दी जल्दी से सारी प्रिपरेशन करनी है। पूरी बुक को 6th 7th और 8th क्लास की बुक को अच्छे से रीड करना है, एक चैप्टर को, क्योंकि जो सीटेट होता है वो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करता है अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। ठीक है, और यहाँ पर अगेन देखो, यहाँ पर श्लोक के साथ इन्होंने शुरू किया गया है, और श्लोक भी हमारा हेल्थ के ऊपर ही इन्होंने दिया गया है। ठीक है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ये तो खैर हमारे नहीं काम आने वाला है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो काम की चीज़ें हैं वो हमारी थोड़ी नीचे से स्टार्ट हैं। ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है जिससे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ जैसे पंजाब में हमारे क्या क्या होता है, मक्का, गेहूँ, मक्के की रोटी, ये सब। और पेय में क्या पीते हैं हम, लस्सी, छाछ, दूध। कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल होते हैं। और पारंपरिक जो बनाई जाने वाली चीज़ें होती है, इडली, डोसा, सांभर, नाल चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम, चावल पेय पदार्थ हैं, इस तरह के हैं। मणिपुर में चावल, बांस और सोयाबीन की वहाँ की फसलें हैं। और जो खाना बनता है, चावल, इरोम्बा, चटनी, ऊती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, सिंगजू, कांगसोई। और पेय पदार्थ होता है बिना दूध की चाय। तो यहाँ पर देखो, इस टेबल से पॉसिबिलिटी है कि मान लो क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए दे दें, सॉरी बन जाएं कि मैचिंग में, कि पंजाब है, एक तरफ ये लिखे हुए हों आपके और दूसरी साइड ये दिए गए हों, और हमें मैचिंग करना हो कौन सा सही है कौन सा नहीं है। या फिर या मैचिंग प्रॉपर हो कि 1 2 किसका है। आपने देखा होगा कि इस तरह से आ जाते हैं, और ये इसका है, ये इसका है, इस तरीके से वाली मैचिंग भी आ सकती है। तो यहाँ पर इस वाली टेबल का मुझे करने का जो पर्पज़ था सिर्फ यही था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम आगे क्या चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं। वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से रीड करिएगा। अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो प्लीज़ अपने नोट्स भी बनाइएगा वीडियो को पॉज करके। और अगर मेरी आवाज़ में और मेरी गले की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक सॉरी भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियाँ उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकता, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लाइन का देने का मतलब है कि जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ पर की मिट्टी और जलवायु के आधार पर क्या है, वहाँ पर विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं। और जहाँ पर जिस क्षेत्र में जिस तरह का वहाँ के लोगों का खाना है, ठीक है, उस तरह की खेती वहाँ पर की जाती है। और स्वाद को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है संस्कृति और परंपराओं के अनुसार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जैसे हमारा पारंपरिक चूल्हा होता है या आधुनिक गैस है, सिलबट्टा है, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर यह है कि पारंपरिक चूल्हे ने अब इस तरह के आ गए हैं, सिलबट्टे की जगह अब यहाँ पर हमारे ग्राइंडर्स यूज़ होने लग गए हैं किचन में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें हम पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं, है ना। आप देखते ही होंगे कि पहले वो चीज़ें कैसी हुआ करती थी और अब कैसी हो गई हैं। तो समय के साथ साथ हमारी जो पाक पद्धतियाँ हैं वो भी क्या है, बदलती जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि भोजन के घटक, यानी कि हमारे भोजन के घटक, जैसे कि किस तरह के उसमें कार्ब्स, प्रोटीन होते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन से होते हैं, किससे क्या मिलता है, ये सब चीज़ें क्या क्या हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिटेल में दिया गया है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। देखो सबसे पहला है यहाँ पर सबसे पहले तो आप इन्हें देखिए, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के से समृद्ध आहार है ये पूरा। ठीक है, और इसकी क्या इन्होंने बताया गया है इसके बारे में कि ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों से भिन्न है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में
होता है ना। जो ग्लूकोज होता है हमारा, उसमें अच्छा वो कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण होता है। उसके जो प्राथमिक हमारे स्रोत होते हैं ये सब होते हैं गेहूँ, चावल, और उनकी यहाँ पर उन्होंने पिक्चर भी शो की हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इजीली पहचान भी सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, मीठे फल हो गए, केला हो गया, इन सब में क्या होता है, अच्छी खासा में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चीनी भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। आप मुझे इसका देखिए और उसका आंसर भी हमें आगे देखने को मिलेगा कि चीनी भी एक प्रकार का क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है ना। मीठा देखो होता ही है, क्योंकि देखो आप कई बार देखोगे आपको एनर्जेटिक फील हो रहा होगा तो आप मीठा कहते हैं कि मीठा खा लो, टॉफ़ी खा लो। आप बाहर हो तो कहीं या कुछ भी छोटा मोटा मीठा अगर खा लेते हैं तो हमें कुछ मिनटों बाद क्या है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है। तो चीनी भी क्या हमारा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जैसे लड्डू हैं, हम सर्दियों में लड्डू वगैरह बना करके खाते हैं जिससे कि एनर्जी से भरपूर रहें, है ना। और उसमें भी मीठा डलता ही हमारा, चाहे वो गुड़ की रूप में हो या चीनी वगैरह, जिस भी तरह से हम प्रेफरेंस दें अपने मीठे को, वो चीज़ें हम ऐड करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। ठीक है, तो तेल जो होते हैं उसे हम वसा के रूप में रखते हैं, मतलब जो हमारा जो तेल है उसे खाद्य घटक के किस समूह में रखा जाएगा, वसा के समूह में रखा जाएगा। ठीक है, वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अन्य स्रोत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो वसा भी हमारे होते हैं वो हमें पेड़ों से भी मिल सकती है और हमें जंतुओं से भी मिल सकती है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर वसा के कुछ हमारे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे दही, बादाम। दही हमारी देखो गाय या भैंस के दूध से हमें दूध मिलता है, उससे हम दही जमाते हैं। बादाम हमारा पेड़ों से प्राप्त होता है, सोयाबीन भी पेड़ों से प्राप्त होता है, मक्खन हमारा जानवर से प्राप्त होता है, इनडायरेक्ट वे में होता तो उसी से ही प्राप्त है ना। तो वसा भी क्या है, हमें पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होती है। ठीक है, और यह भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है ना। तो जो हमारी कार्ब्स होते हैं और जो हमारी वसा होती है, दोनों ही हमें क्या करती है, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और ऊर्जा प्रदायी भोजन इनको कहा जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। यानी कि आप हमारी जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, जो हमारी स्किन होती है, तो स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है ना, वो हमारी एक्चुअली में एक वसा वाली ही लेयर है। आप उसको ऐसे मतलब पकड़ के देखेंगे अपनी स्किन को ऊपर को, तो आपकी स्किन में जो पूरी आएगी वो एक तरह से वसा ही मतलब वहाँ पर इकट्ठी हुई रहती है वसा स्किन के नीचे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया है ध्रुवीय बालों के लिए कि जो ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है और जब ये भालू कम ठंड पड़ने से पहले ही अपने खाने को खा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि उसकी स्किन के नीचे ना मतलब एक चर्बी सी जमा हो जाती है और जब वो अपनी शीत निंद्रा में चले जाते हैं तो उन्हें लो एनर्जी फील नहीं होती, सिर्फ इस वसा की वजह से, क्योंकि वो स्किन के अंदर जो दबी हुई वसा है वही क्या है, वो धीरे धीरे यूटिलाइज होती रहती है और उसका पूरा शरीर सिस्टम क्या है, उसी वसा की हेल्प से, उसी ऊर्जा की वजह से काम करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी मतलब पशुओं में भी वसा एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। अन्य घटक हमारा कौन सा है, प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस हैं। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी मांसपेशियों को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उन्हें पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त किया जा सकता है और हमारी फलों उन्हें पादप स्रोत भी होते हैं हमारे प्रोटीन और जंतु स्रोत भी होते हैं हमारे प्रोटीन। और इसी कारण क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए हेल्प मतलब करते हैं, ये उनकी सहायता होती है, तो इसलिए इन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। किसे,
प्रोटीन को। तो अभी तक हमारे 3 हमारे घटक हुए हैं, एक तो हमारी कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारे फैट यानी कि वसा, और तीसरा हमारा प्रोटीन। अभी तक हमने इन 3 घटक के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। ये देखिए स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं, पादप स्रोत हैं, ये जंतु स्रोत हैं। पादप स्रोत हैं मूंग, चना, मटर, अरहर, राजमा, ये सब हैं। और मुर्गे का मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा, ये सारे क्या हैं, जंतु स्रोत हैं हमारे प्रोटीन के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कुछ और नई चीज़ दिया है मशरूम से रिलेटेड। जैसे छत्रक मशरूम क्या है, ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जो हमारे मतलब जो प्रोटीन अगर हमें अच्छे से इनटेक करना हो तो हम मशरूम का भी उसमें खाने में यूज़ प्रॉपर डाइट में कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी हमें अच्छी मात्रा में क्या है, प्रोटीन मिलता है। और ये कैसे उगते हैं, अंधेरे और नमी वाले स्थान पर उगते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि मसूड़ों से जो रक्त आना और उसमें सूजन होना क्या है, स्कर्वी रोग का एक लक्षण है, ठीक है। जो स्कर्वी यहाँ पर देखो, इस लाइन का यहाँ पर देने का मतलब यह है कि आगे हम अपनी खाने से रिलेटेड और भी जो हमारे घटक होते हैं, खाद्य घटक होते हैं, उनके बारे समझेंगे, ठीक है। वो विटामिन्स और मिनरल्स भी होंगे, और भी चीज़ें होंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने पहली लाइन दी है कि मसूड़ों से रक्त आना और उसमें सूजन होना क्या है, स्कर्वी रोग के लक्षण हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरों में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके भी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी उसके मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाएगा और क्या होगी कि मसूड़ों में सूजन आनी भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि अगेन अगले मतलब इस बॉक्स में हमें नई कुछ चीज़ें बताई गई हैं। वो क्या है, गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा रोग नामक का लक्षण है। ये लक्षण क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण होता है। देखो जैसे अभी देख रहे हैं ना, गला फूला फूला सा हो गया, ये हमारा घेंगा रोग ही होता है, ठीक है। स्थानीय भोजन जल में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि कई बार जब हम किसी खेत में, किसी क्यारी में अपनी सब्जी को उगा रहे हैं, ठीक है, और उगाने के बाद भी हमें प्रॉपर मात्रा में वो आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट देखा गया है कि ये जो केसेस है घेंगा रोग के बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, अपने मानदंडों में या अपने खाने की जो चीज़ों में ऐसी कोई चीज़ ढूंढी कि भाई जो लोग डेली खाते हों, जिसका यूज़ डेली होता हो, हम ऐसी किसी चीज़ में अपने आयोडीन को मिला देंगे और जिससे कि वो डेली क्या कर सके, इसका इंटेक कर सकें और ऐसी बीमारियों से वो बच सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, नमक लिया, ठीक है, साल्ट लिया, और साल्ट में क्या करा, आयोडीन को ऐड कर दिया, ठीक है। आयोडीन को ऐड करने से क्या हुआ, क्योंकि नमक हम लोग डेली खाते हैं, किसी ना किसी सब्जी में आटे में गूंथ करके हम अपने नमक का यूज़ कर ही लेते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि वो जो आयोडीन है हमारी बॉडी में जाएगा और हम अच्छे खासे स्वस्थ रहने लग जाएंगे, है ना। इस तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी मतलब इन पॉलिसीज़ को क्या करती है, या फिर अपने कुछ मानदंडों को रिलेटेड टू फूड लेकर के आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि जो आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक भी है, इसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नमक हम साधारण यूज़ करते हैं वो साधारण ही होता है और उसमें आयोडीन के लवण को क्या है, मिला दिया जाता है। और यहाँ पे देखो नमक की खेती के बारे में बताया गया है कि जो नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। कौन सी जनजाति, अगरिया नामक जनजाति करती है। वे कच्छ के छोटे रण और गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। देखो हमारे तक कोई भी चीज़ अगर आती है वो बहुत इजीली नहीं आती है, ठीक है। उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी लोगों की मेहनत होती है। देखो ये लेडी हैं कैसे मेहनत कर रही हैं धूप में, है ना, उस नमक को नमक की खेती करने के लिए, नमक को वहाँ से प्राप्त करने के लिए, उसे हम तक पहुँचाने के लिए। तो
बहुत हमें हर चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर ये भी सिखाती है कि पढ़ाई और खाना ही नहीं है, कि हमें चीज़ों को रिलेट करना चाहिए और हमें उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी रखना चाहिए कि हाँ, वो चीज़ हमारे पास आई है तो बहुत मेहनत से आई होगी, ऐसे ही कहीं से टूट कर अचानक से नहीं हमारे पास आसमान से टूट के गिर पड़ी है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं आपको बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि सीटेट यहाँ से क्वेश्चन ना बनाए। इज़ इट इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि विटामिन्स वगैरह से रिलेटेड, उसकी डिफिशियंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो ही जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन का लेवल अप या डाउन हो जाए, ठीक है, अप या डाउन हो जाए, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना बने। छोटे से छोटा इजी क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा, वैसे मैं हार्ड तो नहीं कहूँगी, इजी ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, कौन कौन सी टेबल में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे पहला है हमारा विटामिन ए, उसका कार्य क्या है, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्या करता है, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। स्रोत क्या है, यानी कि क्या खा के हम इसे ले सकते हैं, पपीता, गाजर, आम, दूध, ठीक है। इससे अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, दृष्टि का हार्स या क्षति हो सकती है। लक्षण क्या होंगे, दुर्बल दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, जिसे हम रतौंधी रोग भी कहते हैं, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना या बंद हो जाना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन देखते हैं कौन सा है हमारा। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन बी। क्या है, विटामिन बी। विटामिन बी मतलब ये क्या होता है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। कहाँ मिलता है, फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ हैं। क्या रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं, सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। किसकी वजह से, विटामिन बी की वजह से। तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा फ्रेम होता है कि बेरी किस रोग की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है विटामिन सी, शरीर को रोगों से बचाता है। क्या करता है, ये शरीर को रोगों से बचाता है। कहाँ मिलता है, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू में मिलता है। कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से, स्कर्वी रोग हो जाता है। लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। इसके बाद आता है हमारा विटामिन डी, अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए, शरीर में कैल्शियम के अवशोषक के लिए सहायक होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब हमारी बॉडी पूरी तरह से ढंग से कर पाए, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। कहाँ मिलता है, सूर्य के प्रकाश में, दूध में, मक्खन, मछली और अंडे में मिलता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना क्या है, इसका लक्षण है। आपने देखा भी होगा कि कई बार कोई जैसे बच्चे होते हैं तो उनकी कुछ टांग कुछ इस तरह की शेप में हो जाती है, तो वो इसी की वजह से होती है कि विटामिन डी की वजह से जो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि विटामिन डी की वजह से हमें वो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा विटामिन कैल्शियम। देखो विटामिन्स और भी होते हैं हमारे, सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं है, हो सकता है आपकी आगे की क्लासेस में आए, नेक्स्ट चैप्टर में आए, बट लेकिन यहाँ पर हमारे विटामिन सभी ख़त्म नहीं होते हैं। विटामिन्स में हमारे ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है और के भी होता है, ठीक है। ई और के यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है, शायद आगे दिया हो, मैं कंफर्म नहीं है, आगे आएगा तो हम पढ़ लेंगे। तो ई और के भी हमारा होता है, जो के तो हमारे रक्त का थक्के के लिए ज़रूरी होता है, और विटामिन हमारा एक तरह का ब्यूटी विटामिन होता है ये, है ना। तो और इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए पहले हम आगे देख लेते हैं। हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम क्या होता है, हमारी अस्थियों को और दांतों को स्वस्थ रखता है। कहाँ पाया जाता है, दूध, सोया दूध, दही, चीज़ और पनीर में पाया जाता है। क्या इससे रोग हो जाते हैं, अस्थि और दंतक्षय हो जाते हैं, यानी कि जो डिफिशियंसी इसकी होने से क्या होती है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो मतलब ब्रिटल होनी शुरू हो जाती है, कमज़ोर सी हो जाती हैं, उनका क्षय शुरू हो जाता है, ठीक है। और इनके लक्षण क्या है, दुर्बल अस्थियाँ और दंत क्षय होना, ठीक है। आयोडीन है नेक्स्ट, है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। जो आयोडीन है हमारा सिर्फ घेंगा रोग, सिर्फ इसकी कमी से घेंगा रोग ही नहीं होता, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है। आयोडीन नमक युक्त नमक में होता है, सिंघाड़े और समुद्री शैवाल में पाया जाता है, क्योंकि जो समुद्री चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमारा आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो
जो समुद्री शैवाल होते हैं उनमें हमारा आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है और इसकी कमी से हमारा घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है, गर्दन के अग्रभाग में सूजन आ जाती है। आयरन और लोहा क्या है, हमारा आयरन और लोहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मिनरल कि रक्त का महत्वपूर्ण घटक होता है। हरे पत्ते, साग, चुकंदर, अनार में मिलता है। खून की कमी हो जाती है, एनीमिया और रक्त अल्पता। मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन तो मतलब फेवरेट सही है उसका सीटेट वालों का, क्योंकि एनीमिया तो बस उनके लिए, रक्त अल्पता, एनीमिया, खून की कमी, तो मतलब आप ही देख लो बहुत कॉमन है क्वेश्चन है उनके लिए, खून की कमी, एनीमिया वाला। और ये होता किससे, आयरन की कमी से, ठीक है। और क्या लक्षण होता है, दुर्बलता और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और कहाँ मिलता है, हरे पत्तेदार साग सब्जी। तो अपने आप में ये भी एक अलग ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो इंपॉर्टेंट सभी है, मैंने हर वो चीज़ सिर्फ मार्क करी जो इंपॉर्टेंट हो, एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके काम आए। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐसा नहीं किया है, बट अपने आप में वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीटेट की फेवरेट है, वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर बना ले उन्हें तो हमेशा उठा के रख ही देता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या चीज़ देखी हुई है कि विटामिन ए, B1, C और D और खनिज, कैल्शियम जैसे खनिज है, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने चित्र भी दिए गए हैं। विटामिन ए के स्रोत हैं पपीता, गाजर, आम, दूध। विटामिन बी के स्रोत है कद्दू के बीज, चावल, दूध, गेहूँ, अलसी के बीज, पनीर। और विटामिन सी के स्रोत है आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू। देखो हरी मिर्च भी है, बहुत से लोग हरी मिर्च नहीं खाते ना कि मतलब मुंह जल जाता है, सब्जी में नहीं डालते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस वजह से क्या है कि हमें हरी मिर्च को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, सब्जी में, सलाद में हमें इसका इंटेक करना चाहिए, ठीक है। फिर विटामिन डी के यहाँ पर स्रोत है कि अंडा है, मछली है, दूध है, मक्खन है, खाद्य मशरूम है। ये क्या है, हमारे विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को भी प्रॉपर लेते हैं तो अच्छे से आपकी जो डाइट है वो अच्छी है, आपको कोई बीमारी या फिर किसी भी चीज़ की कमी होने के कोई आसार नहीं होंगे शरीर में, है ना। तो एनसीईआरटी हमें सिर्फ एक पेपर पास करना ही नहीं सिखाती, वो हमें एक तरह से जीने के तरीके भी सिखा रही है, ठीक है। वो क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और क्या क्या उन्हें खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है कि जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी जाती है। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। देखो जो हमारे खाद्य पदार्थ है, घटक जो होते हैं हमारे शरीर, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मतलब डाइट में सब चीज़ें हों, कार्बो, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, अगर हमारी वो मतलब डाइट में सब चीज़ें होंगी तो हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छे से काम करेगी, सारे काम जो हमारी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी। और इन सब को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। और जो विटामिन और खनिज होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी रोगों से बहुत हमारी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि शरीर से रोगों से बचाने के लिए हमें किसका यूज़ होता है, विटामिन और खनिज का प्रयोग होता है हमारे शरीर को, ठीक है। इसके बाद है विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए हमें आवश्यक है। यानी कि जो विटामिन और खनिज होते हैं लेते तो हम उसे छोटी मात्रा में ही है, ठीक है, बट वो छोटी मात्रा भी क्या होती है, हमारे शरीर को अच्छा खासा स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये कुछ बच्चे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि पोषक तत्व हैं पौधों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्होंने कहा नमक तो पोषक तत्व समुद्र या समुद्र के पानी, चट्टान से प्राप्त होता है। सूरज की रोशनी से के संपर्क में हमें विटामिन डी मिलता है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद है फल और साग आहारीय रेशे हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं। ये आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें हम वृक्षांश भी कहते हैं, हमारे शरीर को कई पोषक
कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे शरीर का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में वृक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, फल, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे वृक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। देखिए, तो जो यहाँ पर बात की गई है वृक्षांश की, फाइबर्स की, किसकी? वृक्षांश की, यानी कि फाइबर्स की बात की गई है, फाइबर्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, किस में होते हैं? हमारे जो हरी सब्जियां होती हैं या हमारे फाइबरस फ्रूट्स वगैरह होते हैं। फ्रूट्स में बहुत आपको देखने को मिलेंगे, हम कई बार कच्ची सब्जियां गाजर वगैरह खाते हैं तो उसमें भी हमारे क्या होते हैं? रेशे होते हैं। ये किसी भी तरह के कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, पर क्या होते हैं कि बहुत आवश्यक है हमारे शरीर में। जो हमारे शरीर में जो अनपचा भोजन होता है, कई बार हमारे पेट में कब्ज हो जाती है, गैस वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको अभी फाइबर्स अपने ज़्यादा कर देने चाहिए। कब्ज को, खासकर कब्ज को का मतलब है कि आप अपना मतलब फ्रेश अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको फाइबरस फ्रूट्स वगैरह या फल सब्जियां या सलाद को ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि आपका पेट सही से काम कर सके, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे पत्तेदार सब्जियों में, दालों में, अनाज में सब जगह मिलती है। जैसे अनाज में कैसे मिल सकती हैं? तो जो हमारा अनाज होता है, जब हम उसको पिसवाते हैं चक्की पर, तो कई बार क्या होता है हम उसको बहुत बारीक पिसवा लेते हैं, तो जो फाइबर होता है उसके ऊपर की जो परत होती है वो बिल्कुल बारीक हो जाती है, तो वो फाइबर नहीं रह पाता। या कई बार क्या होता है कि हम आटे को छान करके गूँथते हैं, तो जो उसका फाइबर होता है वो छलनी में रह जाता है और हमारे पास के सिर्फ नीचे का बारीक आटा रह जाता है, जो फाइबर उसमें बहुत कम मात्रा में होता है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। सॉरी, 1 मिनट वेट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमारे भोजन का जल भी हमारे भोजन के अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए, है ना। तो यानी कि जल भी हमारे लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कोई पोषक तत्व नहीं हमारे शरीर को देता, पर लेकिन हमारे शरीर में मतलब जो खाना हमने खाया है या जो पोषक तत्व हमने लिए हैं उनको मतलब ग्रहण करने में, हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। पसीने और मूत्र की सहायता से क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं पानी पीने से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पर एक दिया गया है वैज्ञानिक परिचय, और कौन है ये है कोलुथुर गोपालन। कौन है? कोलुथुर गोपालन। क्या बताया गया कि पोषण अनुसंधान की शुरुआत की 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। ठीक है, संदर्भ में एक उपयुक्त पदार्थ के संस्तुति की भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य पदार्थ घटकों में व्यापक स्तर पर कमियां की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषणा कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। देखो क्या है कि जब इन्होंने रिसर्च की अपनी, तो देखा कि वहाँ पर जो बच्चे थे या फिर किसी भी एरिया के बच्चों पर रिसर्च की या लोगों पर रिसर्च करी, तो पाया गया कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ खाने की कमियां हैं, विटामिन्स की या मिनरल्स की। तो उनकी पूर्ति के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनको वो प्रॉपर मिल पाए और उनको किसी भी तरह का रोग या कोई भी बीमारी ना हो। तो उसके लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सन 2002 में क्या हुआ, मध्याह्न भोजन शुरू की। ठीक है, जिसे हम मिड डे मील योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड डे मील योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना आज उसका नाम है, PM पोषण भी कहते हैं। और इसका जो यूज़ होता है भारत के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उस संतुलित आहार का यूज़ किया जाता है बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए, और उनके अंदर जिससे कोई भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसी मतलब दिक्कत ना आए जिसे उन्हें फेस करनी पड़े, है ना। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर खाने में इंक्लूड की गई हैं बच्चों के लिए। इसके बाद आते हैं विभिन्न घटकों का परीक्षण, यानी कि जो हमारे भोजन के घटक हैं उनका परीक्षण कैसे करना है। जैसे मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वसा और प्रोटीन कुछ ऐसे पोषक तत्वों का
पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि अन्य कुछ का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। देखो वैसे तो आप लैब में कहीं भी जाओगे तो किसी ना किसी तरह से सब टेस्ट करके आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं, पर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली अपनी क्लास में या फिर अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा है क्या, मंड का परीक्षण, यानी कि स्टार्च जो होता है हमारा उसका परीक्षण होगा। उसके लिए क्या होगा कि देखो जैसे यहाँ पर उन्होंने आलू का टुकड़ा लिया हुआ है या फिर और भी चीज़ें जैसे कि उबले चने, कुटी मूंगफली, तेल, मक्खन, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं और उनको टेस्ट कर करके देखा। इन्होंने आलू लिया है, इन दोनों बच्चों में क्या लिया है, आलू लिया है, और आलू लेने के बाद उसका ये टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डाली हैं। किसकी, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाली हैं। और डालने के बाद में जो आलू पर क्या होता है कि नीला काला रंग हमें दिखता है, जो कि क्या दर्शाता है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर आलू में क्या है कि मंड उपस्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वसा के लिए परीक्षण। देखो वसा का जो परीक्षण होता है बहुत इजी होता है। जैसे यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित होता है तो ये कागज़ पर एक तेलीय धब्बा छोड़ देगा। आपने कई बार देखा होगा कि मम्मी जैसे आप कभी पकौड़ी वगैरह बनाती हैं, तलती हैं और उसको फिर क्या करती हैं, कोई प्लेट में क्या है टिश्यू पेपर बिछा देती हैं और उसको वहाँ पर रखती हैं, तो क्या होगा कि तेल का धब्बा वहाँ पर रह जाता है ना। तो ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि उस तेल में क्या है, वसा की उपस्थिति है ना। तो हमें वसा की उपस्थिति क्या है पता चल जाती है कागज पर उसके धब्बे छोड़ने से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रोटीन का परीक्षण। किसका परीक्षण आता है, प्रोटीन का परीक्षण। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसे खरल या मुसल से पहले हम उसका पेस्ट बना लेते हैं, है ना। बिल्कुल बारीक उसको कूट लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि ड्रॉपर की सहायता से कॉपर सल्फेट की विलयन की बूंद डालेंगे। किसकी, कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें। कितनी बूंदें आएंगी, 2 बूंदें। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें आएंगी। और उसके बाद दूसरे ड्रॉपर से हम कास्टिक विलयन की सोडा विलयन की 10 बूंदें डालेंगे। कितनी, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कॉपर सल्फेट चाहिए और उसकी हमें 2 बूंदें चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, NaOH चाहिए, जिसकी हमें क्या 10 बूंदें चाहिए। ठीक है, 10 बूंदें चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो प्रोटीन का जो टेस्ट है वो पता चल जाता है। देखो यहाँ पे ये मैडम हैं, ये दोनों बच्चे खड़े हुए हैं क्लास में, ये अपनी लैब में जाकर के टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको जब ये टेस्ट हम होता है, यहाँ पर शायद इन्होंने ये लाइन दी हुई है कि परख नली में क्या होता है, बैंगनी रंग आ जाता है। जब अगर हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय क्या जाता है, बैंगनी रंग अगर आ जाता है तो वहाँ पर हमारा जो टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस वाले खाने में प्रोटीन की प्रेजेंस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है कि मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कोई पोषक तत्व उपस्थित उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें कि क्या ना हो, सिर्फ खाली एक ही चीज़ हो, यानी कि कोई एक चीज़ बस प्रोटीन से ही बनी हुई हो पूरी, उसमें कोई अदर न्यूट्रिएंट ना हो, पोषक तत्व ना हो। बट ऐसा नहीं होता। जैसे मूंगफली होती है उसमें प्रोटीन और वसा दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। उसी तरह से इन्होंने यहाँ पर एक टेबल दी हुई है ये पता लगाने के लिए कि डिफरेंट आपके खाने में कौन कौन से जो हमारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो इस टेबल की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे नारियल होता है, नारियल में आपका क्या होता है, रेशे भी होते हैं। और आपका नारियल मीठा होता है तो उसमें मतलब कुछ मात्रा कार्बो मतलब मंड की भी हो सकती है और तेल भी होता है उसमें। ठीक है, तो रोटी या ब्रेड होती है तो उसमें मंड होगा और आपका मतलब प्रोटीन भी होता है आपका रोटी या ब्रेड में। इस तरह से हम इस टेबल की हेल्प से क्या है कि मंड, वसा और प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि किसमें क्या होगा। इसके बाद आता है हमारा संतुलित आहार कि वो क्या होता है। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है ना। जो संतुलित आहार होता है वो सबकी आयु, एज, लिंग, शारीरिक गतिविधि कि वो कैसे खेल कूद रहे हैं, कि घर में हमेशा लेटे ही रहते हैं या बैठे ही रहते हैं, कोई इंसान इस तरह का है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, कोई बीमार तो नहीं है, उसकी जीवन शैली किस तरह की है। तो संतुलित आहार जो होता है वो उसकी इन चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड करता है।
ठीक है। इसके बाद है ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल सही मात्रा में हो, संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जिसमें खाने में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कार्ब भी मिलेगा आपको, आपको फैट भी मिलेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको वाटर भी मिलेगा, आपको विटामिन भी मिलेंगे, आपको मिनरल्स भी मिलेंगे और आपको फाइबर भी मिलेगा। तो वो इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली क्या होगा हमारा, हम कहेंगे कि वो हमारा जो आहार है वो संतुलित आहार है। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर अब आलू के चिप्स हैं और यहाँ भुने हुए चने हैं, तो यहाँ पर तुलना दिखाई हुई है, तो तुलना की गई है कि जो आलू के चिप्स है उसमें पोषण जो संबंधी जानकारी है कैसे होती है और चनों में किस तरह की होती है। तो इससे डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है, जो कि वहाँ पर जो पोषण की जानकारियाँ हमें दी गई हैं वो किस तरह से हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही में उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद या जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। कार्बोनेटेड पेय होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं ना, कोक वगैरह ये सब चीज़ें, पेप्सी, कोक वगैरह और फ्रूटी वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये क्या होती है हमारी ये हमारी मतलब अच्छी नहीं होती है, हमारे प्रॉपर संतुलित आहार हम इसको नहीं मान सकते हैं, ये हमारी जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगेन एक हमें चार्ट दिया गया है। चार्ट में क्या है देखिए, कभी कभी प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फजाई एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। देखो जो वसाई होती है ये इंडिया द्वारा मतलब मानकीकृत रहता है कि हाँ कोई चीज़ अगर आप खाने की कभी कुछ चीज़ों को देखेंगे तो उसके पीछे ये लिखा हुआ रहता है या और सिंबल्स बने हुए रहते हैं कि हाँ ये मतलब सरकारी जो नॉर्म से वैल्यू मतलब नॉर्म्स हैं उनको उसने क्लियर किया हुआ है, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, कोई हार्म नहीं होगा या कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी हमारे शरीर को। तो फ़ज़ाई हमारा उस तरह का होता है जो गवर्नमेंट के लिए खाने के रूप में काम करता है, सॉरी मतलब गवर्नमेंट के लिए जो खाने की कोई भी चीज़ है वहाँ से अप्रूवल देता है कि हाँ ये सही है, आप इसको खा सकते हो। ठीक है। फोर्टिफाइड होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको और अधिक अच्छा पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। देखो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है। ठीक है। उनकी पोषण गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और जो आयोडीन है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे घेंगा रोग हो जाता है और शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो हमें प्रभावित कर सकता है, तो इसीलिए तो वो हमारी फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे मिलेट या मोटा अनाज। ये क्या होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, सावा जैसे अनाज क्या होती है हमारी देशज फसलें हैं। अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कद्दन मिलेट भी कहा जाता है। मतलब कि ये हमारी मिलेट्स हैं और ये मोटे अनाज है और इनको कद्दन या मिलेट कहते हैं और काफ़ी पौष्टिक होते हैं ये। ठीक है। जैसे सांवा या बार्नियर मिलेट है। ठीक है। इसके बाद है कदन, छोटे आकार के अनाज होते हैं। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि जो छोटे अनाज होते हैं विटामिन, आयरन, कैल्शियम ये सब चीज़ें होती हैं, पोषक अनाज भी कहा जाता है। हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान इनका होता है। ठीक है। इसके बाद है कि खाद्य मील फूड या खेती से हमारी थाली तक खाना कैसे पहुंचता है। देखो यहाँ पर ये स्टेप्स दिए गए हैं कि पहले यहाँ से क्या हुआ कि खेती मतलब खेती हुई है, खेती से क्या हुआ है कि यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करके इनको अलग किया जा रहा है। फिर उसके बाद जब अलग हो जाते हैं तो उनका भंडारण होता है। भंडारण होने के बाद फिर वो मशीनों तक जाता है जिस भी हमें उन्हें जिस भी रूप में बनाना है। फिर वहाँ से फिर वो हमारे मॉल्स में शॉप्स तक जाता है जहाँ से हम वहाँ पे ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद क्या आता है फिर वो हमारी थाली तक भोजन पहुँचता है। तो ये हमारे 6 स्टेप्स होते हैं जिस तरह से खाना जो हमारी थाली में आता है वो इन स्टेप से हो करके आता है। ठीक है। इसके बाद गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। यानी कि जो ये पूरा प्रोसेस है
ठीक है। और उसके उत्पादक से उपभोक्ता तक, उत्पादक यानी कि जहाँ से वो आया और जहाँ तक वो गया उसकी जो कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल उसको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा स्टेप्स ज़्यादा होंगे हमारे खाने मतलब प्रोडक्शन से लेकर हमारी थाली तक आने में, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, कि अगर स्टेप्स कम होंगे खाने बनाने से प्रोडक्शन से लेकर हमारी थाली तक आने में, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का आंसर ढूंढेंगे कि अगर देखो ज़्यादा चीज़ों से वो चल कर आएगा, ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो यानी कि क्या होगा कि वहाँ पर उस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, प्रदूषण भी होगा, लागत भी ज़्यादा लगेगी, परिवहन भी होगा, और खाना मतलब सड़ भी सकता है, एक्सपायरी डेट हो सकती है उसकी, ठीक है। तो कम, अगर ये खाद्य मील या फूड माइल जो होगा जितना कम होगा, हमारे लिए जो खाना होगा वो उतना ही ज़्यादा मतलब अच्छा होगा और उसको उतना ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि बहुत ज़रूरी बात थी, हो सकता है इसके ऊपर भी मतलब क्वेश्चन फ्रेम होकर के आ जाए, तो कि फूड माइल क्या है, या फिर ये कम अच्छा होगा या ज़्यादा अच्छा होगा उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लगभग हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश अब होने की आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखो यहाँ पर हमारे ये प्रमुख शब्द आ गए हैं, और यहाँ पर ये जो देखो ब्लू ब्लू ऐसे दिए हुए हैं ना, ये एक तरह से मतलब आपने देखा होगा कि स्टेप्स होते हैं किसी भी हमारे साइंस में प्रोजेक्ट को करने के, लैब में करने के। यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया है कि हम मतलब विश्लेषण करते हैं, तुलना भी करते हैं, परिणाम भी निकालते हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं, जाँच भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं, पूर्वानुमान भी करते हैं, और उसका सर्वेक्षण भी करते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर सारांश दिया गया है, हमने क्या क्या पढ़ा है ऊपर, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि लोग जो भारत में विविध प्रकार के होते हैं, खाना भी उनका अलग अलग तरह का होता है, खेती अलग अलग तरह की होती है, परंपराओं, स्वाद और वहाँ की उपलब्धता के आधार पर खाना पीना होता है, और समय के साथ जो पाक पद्धतियाँ हैं वो हमारी परिवर्तित होती रहती हैं। आहार जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, और हमें रोगों से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब हमारे आहार्य रेशे जल भोजन के आवश्यक घटक हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत है। प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। पर्याप्त मात्रा में आहारी रेशे जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक अधिक पोषक की कमी से हमें रोग या विकार हो सकता है। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं, ठीक है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन, आहारी रेशे कम होते हैं, क्योंकि इनमें मिलेट होते हैं, छोटे अनाज होते हैं, और एक तरह से अपने आप में संतुलित भोजन होते हैं। जलवायु परिस्थिति से आसानी, इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। अलग अलग तरह के जो हमारे अनाज होते हैं, अलग अलग परिस्थिति या जगह के हिसाब से हम उनको उगा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ पौधा मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न कर केवल हमारे शरीर को स्वस्थ, बल्कि पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा होता है। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि हम भाई वहाँ पे उगा दिया हमने तो बस हमने अपने खाने के लिए, वो वहाँ के पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के लिए भी क्या है, वो अच्छा है, ठीक है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन से के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई दूरी को खाद्य मील कहते हैं। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हमें खाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर हमें बताई गई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर ये दी गई है। एक तरह से हमारा पूरा रिकैप हो गया है हमारे चैप्टर का, है ना। तो अब हम यहाँ पर शायद आगे कुछ हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2-4 क्वेश्चंस हैं, और हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पर ही है, और हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे अलग अलग तरह की कि इनको असंगठनों की ज्वार, बाजरा, रागी, इनमें से मतलब अलग क्या है। तो हमारा जो ये सारे हमारे अनाज के प्रकार हैं, चना हमारा कोई अनाज नहीं है, राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल, ये हमारे क्या है प्रोटीन वाले हैं, और ये हमारा क्या है, कार्ब वाला फूड है, ठीक है। जैसे मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी खाता है, उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। तो ऐसा करने के लिए आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, उसे रुक्षांश लेने चाहिए, फाइबर्स लेने चाहिए, और जंक फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता है। जैसे रेशमा को कम रोशनी में दिखाई देने में कठिनाई होती है, तो चिकित्सक के पास जाएगी तो उसे क्या मतलब चिकित्सक बताएगा कि वो किस रोग से पीड़ित है, कि उसके अंदर क्या विटामिन ए की कमी हो गई है। उसे पपीता, गाजर, पीले फल, आम, इस तरह की चीज़ें उसको खानी चाहिए, ठीक है। और
ये सारी चीज़ें उसमें होंगी और वो मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पर खाते होगी जिसमें विटामिन ए नहीं होता होगा, ठीक है। और डिब्बाबंद फल रस है, ताज़े फलों का रस, ताज़े फल है, इनमें से अगर ये पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तो देखो डिब्बाबंद जो फलों का रस होगा वो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पैक्ड है, वो पता नहीं किस टाइम पर बना हुआ होगा, उसके कुछ केमिकल्स भी डाले होंगे, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ताज़े फलों का रस ठीक है, बट लेकिन उतना अच्छा नहीं जितने हमारे ताज़े फल अच्छे होते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा इन दोनों में। इस तरीके से जैसे यहाँ पे पैर की हड्डी टूट गई है, तो हड्डी टूटने के लिए जो डॉक्टर कहेगा कि उसे कहेगा कि कैल्शियम की गोली देगा खाने के लिए, जिससे कि जो कैल्शियम है बॉडी में अच्छी तरह से बन सके और जो हड्डियाँ टूटी हुई हैं वो जुड़ सके, वहाँ पर कैल्शियम का अच्छे से काम हो सके। इसके बाद एक यहाँ पे नया एक क्वेश्चन है, देखो कि जो चीनी है वो कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन में किया जाता है तो इसका रंग नीला काला नहीं होता, ऐसा क्यों? तो चीनी हमारा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण तो है, बट लेकिन वो क्या है कि नीला काला रंग नहीं देती है टेस्ट करने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीनी है एक सरल कार्ब है, जो और स्टार्च जटिल कार्ब है। जो चीनी क्या है, एक सरल कार्ब है और स्टार्च क्या होता है, जटिल कार्ब है। चीनी में स्टार्च नहीं होने पर नीला काला रंग नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सरल कार्ब है। अगर वहाँ पे स्टार्च अगर चीनी में प्रेजेंट होता तो वो नीला काला रंग देता, बट क्योंकि वो सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो नीला काला रंग वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। और इसका यही कारण है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि महाराष्ट्र में किरान भाजी और हिमाचल प्रदेश में खाद्य मशरूम होता है, मतलब किरान भाजी में और में खाद्य मशरूम अच्छा मतलब होता है, बढ़िया होता है, उसकी खेती होती होगी, तो ये लाइन यहाँ पर दी गई है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और बट मेरा एक ही यहाँ पर एम है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप बिना किसी फालतू की चीज़ को पढ़े सिर्फ और सिर्फ इसे ही अच्छे से रीड करें और आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चन देखते ही उनके आंसर टिक कर सको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम अगेन। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, और तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।